तो बच्चों, let's start this question. So this question says, consider two displacement, one of magnitude 3 meter and another of magnitude 4 meter. So how the displacement vector should be combined to get a resultant displacement of 5 meter. तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? वेक्टर्स। ये आपका वेक्टर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर एंड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर। तो अब हम कहते हैं कि लेट जो पहला वेक्टर है उसको हम r1 कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन कितना है 3 मीटर, और जो दूसरा वेक्टर है उसको हम r2 कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कितना 4 मीटर। अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। सो हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी कंबाइन टू गेट ए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर। तो हम दोनों को कैसे कंबाइन करें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आए वो आपका 5 मीटर आए। अब हमें पता है कि हमें वेक्टर्स को ऐड करने का जो आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मॉड r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos of theta, where theta is the angle between these two vectors r1 and r2। अब देखिए यहाँ पर आपको r रिजल्टेंट का मॉड पता है कितना, आपको 5 मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको 5 मीटर लिख सकते हैं। और इसको हम करेंगे रूट ऑफ r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r1 r2, 2 इंटू 3 इंटू 4 into of your cos theta, where theta is the angle between these two vector r and r1 and r2। तो ये हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने यहाँ से 16, और 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 24 cos ऑफ योर थीटा। तो अब देखिए, अब हम इसको और सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 25 रूट ऑफ 25 प्लस 24 ऑफ योर cos ऑफ थीटा। अब देखिए, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड से हम इसको स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ योर 24 cos ऑफ योर थीटा। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो जो आपका थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच में था r1 और r2 के, वो एंगल आपका कितना आ गया है 0 आ गया है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ये क्या होंगे, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर आपका एक वेक्टर क्या है r1 वेक्टर अगर आपका ये है, तो जो दूसरा वेक्टर होगा r2, वो वेक्टर आपका ऐसे होगा r1 r2, और इनका जो नेट वेक्टर है, नेट रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका आएगा r नेट। तो ये आपका r नेट हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट शुड बी कंबाइंड टू गेट ए रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तभी इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 5 मीटर के इक्वल आएगा। So I hope you find this video helpful and understood the concept. So thank you so much.